हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज जो आपका कोई भी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं था। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके सीजीएल के एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो आपका पहला क्वेश्चन है कि सार्क देशों में अफगानिस्तान ये जो है कब शामिल हुआ था। तो देखिए, सार्क देशों में अफगानिस्तान जो है ये अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका जो है 8वां सदस्य बन गया था। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में सार्क के कितने सदस्य देश हैं, तो वर्तमान में अगर बात कर ले तो 8 जो है वो सार्क के सदस्य देश हैं। कौन कौन से 8 सदस्य देश हैं? तो ये आपके हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये जो है वर्तमान में जो है ना ये सार्क के 8 सदस्य देश हैं। कभी कभी एग्जाम में जो है सार्क का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। बात कर ले सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये काठमांडू नेपाल में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। उसके बाद आपका एग्जाम में पूछा गया कि सार्क का इस्टेब्लिश यानी स्थापना कब हुआ था, तो ये 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य फैक्ट्स के बारे में बता दूं कि ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका 2010 में जो है शामिल कब हुआ था। देखिए, पहले जो था ये ब्रिक था, ठीक है। उसके बाद 2010 में जो है ये ब्रिक्स बन गया था, क्योंकि इसमें जो है साउथ अफ्रीका जो है वो शामिल हो गया था। तो 2010 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत और पाकिस्तान ये जो है कब ज्वाइन हुआ था। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान जो फुल मेंबर्स इसका एससीओ का कब बना था, तो 9 जून 2017 को जो समिट हुआ था ना, जो कि कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था, उस समय जो है भारत और पाकिस्तान एससीओ का फुल मेंबर्स बन गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बजट 2020 में शिक्षा क्षेत्र हेतु कितना बजट जो है वो आवंटित किया गया है। तो देखिए, बजट 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट आवंटित हुआ था ना, ये आपका 99,311.52 करोड़ जो है आवंटित किया गया था। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल की तुलना में सरकार ने इस साल जो है शिक्षा बजट यानी एजुकेशन बजट 2020-21 में 4500 करोड़ रुपए की जो है वृद्धि की है। पिछले साल जो सरकार ने शिक्षा बजट पेश किया था उसमें जो है 94,800 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए थे। और अब शिक्षा पर देश की जीडीपी जो है वो 6% हिस्सा जो है वो खर्च किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नमामि गंगे योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए, नमामि गंगे योजना की जो शुरुआत है ना, ये जो है केंद्र सरकार की योजना है, जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। तो 2014 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले नमामि गंगे योजना का उद्देश्य क्या है, तो गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को जो है पुनर्जीवित करने के लिए जो है इसका नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई थी। और कब, तो 2014 में किया गया था। तो इसका उद्देश्य भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो किसके मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आपका केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद करंट अफेयर से यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में जो है विश्व बैंक द्वारा 300 करोड़ रुपए की जो है नमामि गंगे परियोजना को 45 अरब रुपए को जो है ऋण को मंजूरी दी गई है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राजीव गांधी के समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन लेने का मेरा मतलब ये है ना, मोटिव ये है कि आपके जो एग्जाम में है ना वो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन जो है वो घुमा कर पूछ दिया जा रहा है, इसलिए ये जो है मुझे इस क्वेश्चन लेने का मोटिव रखा गया है। तो राजीव गांधी के समय जो भारत के उपराष्ट्रपति थे ना, ये रामास्वामी वेंकटरमन थे। तो रामास्वामी वेंकटरमन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये जो भारत के 7वें उपराष्ट्रपति बनाए गए थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो 31 अगस्त 1984 से लेकर जो है 1987 तक रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो राजीव गांधी थे ना, ये भारत के 6ठे प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो 84 से लेकर जो है 1989 तक रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और राजीव गांधी के समय जो भारत के राष्ट्रपति थे ना, ये जैल सिंह थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। तो देखिए ये जो आपका पटना, प्रयागराज, उसके बाद कानपुर, ये सब जो शहर है ना ये गंगा नदी के किनारे हैं। जबकि ये जो लखनऊ है ये कहाँ पर बसा हुआ है, तो ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो लखनऊ आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले अन्य सिटीज़ या फिर टाउन जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो जैसे कि आपके हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद जिसका नया नाम जो है प्रयागराज है, वाराणसी, पटना, भागलपुर, ये सब जो सिटी है ना ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सतीश शिवालिंगम, ये जो किस स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो देखिए सतीश शिवालिंगम जो है ना ये आपके इंडियन वेट लिफ्टर से संबंधित है। तो वेट लिफ्टर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो है सतीश कुमार के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए ये जो सतीश कुमार है ना ये आपके किस खेल से संबंधित है, तो ये बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। और मैं आपको बता दूं कि ये पहले इंडियन बॉक्सर हैं जो ओलंपिक के लिए सुपर हैवी वेट कैटेगरी में जो क्वालिफाई किए थे, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मैथरन हिल स्टेशन, ये जो कहाँ पर है। तो देखिए ये जो मैथरन हिल स्टेशन है ना ये महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट यानी रायगढ़ जिले में है। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर जिला पूछा जाए तो रायगढ़ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अस्पृश्यता का अंत, ये जो है किस आर्टिकल में बताया गया है। तो देखिए अस्पृश्यता यानी छुआछूत का जो अंत है ना ये आपका आर्टिकल 17 में बताया गया है। तो आर्टिकल 17 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अनुसूची 11, ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए अनुसूची 11 जो है ना ये आपका पंचायती राज के प्रावधान से संबंधित है। तो पंचायती राज के प्रावधान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न और आपके एग्जाम में बनता है कि अनुसूची 11 को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो देखिए अनुसूची 11 को जो संविधान में 73वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1993 में हुआ था, उसी में जो अनुसूची 11 को जोड़ा गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अनुसूची 12 के बाद में बात कर ले तो ये नगर निगम के प्रावधान से संबंधित है। उसके बाद 10वीं अनुसूची के बारे में बात कर ले तो इसे जो है संविधान के 52वें संविधान संशोधन जो कि 1985 में इसे जोड़ा गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अमोनियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए अमोनियम डाइक्रोमेट का जो रासायनिक सूत्र होता है ना ये आपका NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 होता है। तो ये फुल फॉर्म आपका रासायनिक सूत्र जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ग्रैंड स्लैम विंबलडन, ये जो है कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो देखिए ये जो ग्रैंड स्लैम विंबलडन है ना ये आपका इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है। तो इंग्लैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले सभी ग्रैंड स्लैम कहाँ पर होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1905 में हुआ था और ये कहाँ पर होता है, तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होता है। फ्रेंच ओपन की बात कर ले तो इसकी शुरुआत 1891 में हुआ था और ये जो है कहाँ पर होता है, तो पेरिस फ्रांस में होता है। वहीं अगर बात कर ले विंबलडन, ये जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1877 में हुआ था और ये जो आपका कहाँ पर होता है, तो ये लंदन में होता है। ठीक है। US ओपन की अगर बात कर ले तो इसकी शुरुआत 1881 में हुआ था और ये जो है कहाँ पर होता है, तो ये आपका न्यू यॉर्क सिटी में होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सब जो गेम है ना ये आपके कौन से कोर्ट पर खेले जाते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन या जो आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन ये जो आपका क्ले कोर्ट्स पर खेला जाता है। विंबलडन ये जो आपका ग्रास कोर्ट्स पर जो है खेला जाता है। US ओपन की बात कर ले तो ये भी जो आपका हार्ड कोर्ट्स पर खेला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है एग्जाम में कि 2021 में पुरुष एकल में जो है फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन तीनों में जो विजेता रहे ना ये नोवाक जोकोविच रहे हैं जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन ये जो है किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था। तो देखिए ये जो राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है ना ये आपका कनाडा देश की सहायता से स्थापित किया गया था। तो कनाडा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले ये एटॉमिक पावर स्टेशन ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान राज्य के रावत भाटा में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो एटॉमिक पावर स्टेशन है ये किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो ये आपका न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जाता है। वहीं अगर बात कर ले इसका निर्माण कब से शुरू हुआ था, तो 1963 से शुरू हुआ था और कार्यरत कब हुआ था, तो ये 16 दिसंबर 1973 को हुआ था।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बांग्लादेश ये जो है कब स्वतंत्र हुआ था। तो देखिए बांग्लादेश जो है ये आपका 26 मार्च 1971 में जो है स्वतंत्र हो गया था। तो 26 मार्च 1971 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि विजय दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो ये आपका 16 दिसंबर को 1971 को युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण जो है ये विजय दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की जो शुरुआत है ना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 जून 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो 25 जून 2015 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका नाम बदलकर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया था। तो इंडिया आवास योजना जो कि 1985 में इसका नाम बदलकर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। इसका उद्देश्य एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना का जो 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी को जो है आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैसों को क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की 6 श्रेणियां जो है वो शामिल है। और 6 श्रेणियां कौन कौन सी है? तो एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, उसके बाद परफ्लोरोकार्बन्स हो गया, उसके बाद छठा जो श्रेणी है ना वो सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया। तो ये सब जो 6 आपके हैं ना वो उत्सर्जन में 6 श्रेणियां शामिल हैं। उसके बाद बात कर ले क्योटो प्रोटोकॉल होता क्या है। तो ये आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि पर जो है हस्ताक्षर किया गया था। और ये जो क्योटो प्रोटोकॉल को जो है क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को इसे लागू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एल्केन यौगिक के सूत्र सही सुमेलित कीजिए। तो देखिए एल्केन का जो सूत्र होता है ना वो आपका क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। ठीक है, तो ये जो आपका होता है ना वो एल्केन यौगिक का सूत्र होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। वही अगर मैं बात कर लूँ एल्कीन का जो आपका क्या होता है, अगर आपका एल्काइन अगर रहना तो एल्काइन में आपका क्या हो जाता है? तो CnH2n-2 होता है। यहाँ पे -2 हो जाएगा अल्काइन के क्षेत्र में। अगर अल्केन अगर सिंपल पूछा जाए कि अल्कीन का सूत्र क्या होता है तो ये 2 जो आपका हट जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अल्केन की बात कर ले तो अल्केन के एग्जाम्पल के तौर पे आपका मीथेन CH4 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इथेन में आपका C2H6 ये सब जो होते हैं ना वो आपके अल्केन हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 1929 में भारत के वायसराय कौन थे। तो देखिए 1929 में जो भारत के वायसराय थे ना ये लॉर्ड इरविन थे। तो इरविन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जिनका कार्यकाल जो है 1926 से लेकर जो है 1931 तक रहा। इसके अलावा एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो ये C राजगोपालचारी थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो ये रॉबर्ट क्लाइव था जो कि 1757 में था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो वारेन हेस्टिंग्स था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो ये विलियम बेंटिक था। भारत का पहला वायसराय अगर पूछा जाए तो ये लॉर्ड कैनिंग था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है ना ये आपका लक्षद्वीप है। कितने वर्ग किलोमीटर है। तो 32 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका चंडीगढ़ है, उसके बाद पुदुचेरी है, उसके बाद दादर एंड नागर हवेली है, उसके बाद आपका NCT दिल्ली है। और आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। सबसे बड़ा के बारे में आपको जरूर कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राष्ट्रीय जलमार्ग ये जो 5 है ना ये किस नदी से गुजरता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 111 नेशनल वाटरवे भारत में है। लेकिन आपके एग्जाम में जो है टोटल 5 से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय जलमार्ग 5 जो है ये किस नदी से गुजरता है। तो ये आपका ब्रह्मणी नदी से जो है गुजरता है। और इसकी कभी कभी जो है ये पूछा जाता है कि कितने ये आपका मतलब कितने किलोमीटर है इसका।
तो देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग की जो लंबाई है ना वो 623 किलोमीटर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये आपका उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के मध्य है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेशनल वाटरवे 1 के बारे में। तो ये जो आपका प्रयागराज और हल्दिया के मध्य है, और ये जो किस नदी से गुजरता है, तो ये आपका गंगा, भागीरथी और हुगली नदी से गुजरता है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 1620 किलोमीटर है। वहीं अगर बात कर ले नेशनल वाटरवे 2 के बारे में, तो ये सदिया और धुबरी के मध्य है, और ये किस नदी से गुजरता है, तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी से गुजरता है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 891 मीटर है। वहीं अगर किलोमीटर है। उसके बाद नेशनल वाटरवे 3 के बारे में बात कर लें, तो ये जो आपका कोल्लम और कोझिकोडे के मध्य है, और ये आपका किस नदी से गुजरता है, और इसकी जो लंबाई है ना वो 205 किलोमीटर है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कोविड वैक्सीन या जो कोवैक्सीन है ना, ये किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। तो देखिए ये जो कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन है ना, ये आपका भारत बायोटेक जो कि इंडिया की कंपनी है, इसके द्वारा विकसित किया गया था। तो भारत बायोटेक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर कोविड शील्ड के बारे में पूछा जाए कि किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये कोविड शील्ड जो है ना, ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सी एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा पुस्तक जो है वो नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं ना, इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू माइलेनियम, ये जो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। इसके अलावा जो विंग्स ऑफ फायर है ना, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये सब जो है एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तकें आप देख लीजिए यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे दे देता है कि इग्नाइटेड माइंड्स, ये जो किसके इसके पुस्तक के लेखक कौन है, तो एपीजे अब्दुल कलाम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भाखड़ा नांगल परियोजना, ये जो है कौन सी नदी पर है। तो देखिए ये जो भाखड़ नांगल परियोजना है ना, ये आपका सतलज नदी पर है, तो सतलज नदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि दांडी यात्रा से संबंधित गलत कथन कौन सा है। आपके ऑप्शन में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो है ये दांडी यात्रा हुआ था। ऑप्शन 2 में है 24 दिन की पैदल यात्रा जो है इसमें चली। ऑप्शन सी में 25 मील जो है प्रतिदिन कवर किया गया था। ऑप्शन डी में इसमें 78 सदस्य शामिल थे। तो इसको जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू ऑल।